तो फटाफट से हो जाओ तैयार कि अब हम करने जा रहे हैं वार। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को लेके चलता हूँ तो क्या यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं। क्या अभी नेट फोर्स जीरो है? लोग बोल सकते हैं हाँ सर क्यों, कि वेलोसिटी जीरो। अरे तो वेलोसिटी से थोड़ी ना नेट फोर्स जीरो होता है भाई। ये एक तरीके से x2 मूव हो रखा था, ये x1 मूव हो रखा था, तो कंप्रेशन आ गया स्प्रिंग। x1 प्लस x2 कंप्रेशन है जो कि x0 आ गया। जब तक m2 m से फास्ट चल रहा होगा तब तक वो उससे सेपरेशन को बढ़ा रहा होगा। भाई आगे वाला फास्ट चल रहा है, पीछे वाला स्लो चल रहा है, तो सेपरेशन बढ़ती रहेगी। तो हेलो बच्चों, नमस्कार और आप सभी को बहुत सारा प्यार। मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूं लेकर के आपके सामने सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5 और आप सभी का स्वागत करता हूं रफ्तार जेई सीरीज के इस सेशन में। तो दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम कुछ सवाल देखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के। ठीक है, हमने पिछले सेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में बात करी थी, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर करेंगे और स्प्रिंग मास सिस्टम भी देखेंगे जो मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाना है वहां पर भी, और उसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ अलग सवाल भी करेंगे। तो फटाफट से हो जाओ तैयार क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं वार। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला ही सवाल, ठीक है इसलिए तो कहा वार। तो भाई सबसे पहला सवाल एकदम लोकल सवाल है, एकदम इजी सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। हमें कह रहा है कि इनिशियली कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट। तो इनिशियली स्प्रिंग इज एक्चुअली कंप्रेस्ड। उसकी नेचुरल लेंथ जो एल नॉट हुआ करती थी उसकी जगह लेंथ अभी कितनी है, एल नॉट माइनस एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट इज द कंप्रेशन। नाउ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है। अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन दे रीचेस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट। बोल रहा है जैसे ही ये दोनों ब्लॉक्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इनका होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहां अगर मैं इस पूरे सिस्टम को लेके चलता हूं, पहले मैं हिंट देता हूं फिर आप सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को लेके चलता हूं तो क्या यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं। M1 पे स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, M2 पे भी स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, लेकिन पूरे सिस्टम को अगर आप लेके चलोगे तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और क्योंकि इसे इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया है तो अगर ये रेस्ट में है ये भी रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो होगी, मतलब वो भी रेस्ट में होगा और वो रेस्ट में ही रहेगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली व्हाट, इट इज जीरो। और मान लीजिए ये, अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जहां पे इन पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो क्या अभी नेट फोर्स जीरो है? कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ सर क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो। अरे तो वेलोसिटी से थोड़ी ना नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो और कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। आपको साफ साफ पता है M1 के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। स्प्रिंग एक फोर्स लगा रही है, कितना, के एक्स नॉट। स्प्रिंग इसको भी धक्का दे रही है, के एक्स नॉट। लेकिन जैसे ही ये किस पोजीशन पे पहुंचेंगे, जैसे ही ये हमारी इस नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तब हम क्या कहेंगे भाई, जैसे ये यहां पहुंचे, समझ रहे हो बात। तो जैसे ही ये यहां पर पहुंचे तो अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, तो ये वाला ब्लॉक मान लीजिए कुछ चला है कितना, x1, और ये वाला ब्लॉक कितना चला है, कुछ x2। अब जैसे ये नेचुरल लेंथ पे आया तो ना इस पे कोई फोर्स ना उस पे कोई फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे और कोई है नहीं। तो आपको x1 और x2 में रिलेशन, सॉरी x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x0। आराम से इसको सॉल्व करो, कल वाले कंसेप्ट यहां पे लग रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो ऑब्वियसली मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पे ही फोकस करूंगा और मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसा कि आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई, m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2। सबसे पहली बात तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर कि x1 और x2 में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, एक सबसे पहला, इस पे बाद में आते हैं। तो भाई x1 और x2 ये दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, x0 के इक्वल होगा, सीधे सीधे यहां से दिख जाता है। भाई ये एक तरीके से x2 मूव हो रखा था, ये x1 मूव हो रखा था, तो टोटल कितना कंप्रेशन आ गया स्प्रिंग में,
x1 प्लस x2 कंप्रेशन है जो कि x0 आपको दिया गया है, तो ये तो है आपकी पहली इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है। ये रही पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। क्यों? सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, therefore डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0। आप यहां से कह सकते हो एंड सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू m1 x1, तो x1 अपना आ जाएगा माइनस और m2 x2 अपॉन टोटल मास। बड़ी आसानी से आप यहां से कह सकते हैं कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। ये आपकी है दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है? किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में रख दो। जैसे कि x1 को आप रख सकते हो क्या? x1 को आप रख सकते हो by using 2 and 1। x1 की वैल्यू मैंने रख दी यहां पर, तो x1 की वैल्यू है m2 x2 अपॉन m1, और ये आ गया अपने पास x2 एज इट इज, और इधर आ गया x0। तो यहां से ये x2 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर आएगा अपने पास m2 प्लस m1, नीचे आ जाएगा m1 और ये x0, और बड़े आसानी से आपको जो है x2 मिल जाएगा जो कि आ जाएगा m1 x0 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ी आसानी से ये रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली आपका x1 भी आपको मिल जाएगा जो आ जाएगा m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2। भाई x1 आपको निकालना है तो x1 कितना है? m2 x2 अपॉन m1, m2 x2 अपॉन m1, तो m1 से m1 कट जाएगा, तो आपका x1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया, इसमें कहीं कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या दिया गया। वापस से वही सेम सवाल, यही आपको कह रहा है कि ये स्प्रिंग जो है क्या है? इनिशियली कंप्रेस्ड है, रेस्ट से इसे रिलीज किया गया, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन दे रीचेस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचे थे तो इनकी एक तो डिस्प्लेसमेंट पीछे पूछ लिया है, अब बात कर रहा है स्पीड के बारे में। करो सॉल्व, वीडियो को पॉज करो और करो सॉल्व। ठीक है, बाकी आप ये जानते ही हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये कहीं यहां आएंगे तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, ऐसे ये कुछ यहां आएगा तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, और हमारे पास ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी होगी। तो स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में आ चुकी होगी, और ये जो लेंथ है वो अपने को दे ही रखी है L0। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जब ये स्प्रिंग ने इसको धक्का दिया तो अभी जैसे ही ये यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड हमने कही v1। स्प्रिंग इसको भी धक्का देते जा रही है, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड हमने क्या कही? v2। अब वापस से वही सेम कहानी, हमारे पास दो वेरिएबल है v1 और v2, और हमें निकालना है क्या? इनकी वैल्यू। दो इक्वेशन चाहिए। अगेन हम बोलेंगे क्या कि एफ एक्सटर्नल जो है वो अपना कितना है? 0। तो अपना मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा कंजर्व। तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P5 ऑब्वियसली फॉर द होल सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंट पे ये रेस्ट पे था, तो P इनिशियल कितना है? 0। फाइनली ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस का m1 v1 प्लस का m2 v2। ये आ जाएगा आपके पास m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, वेलोसिटी की बात आ रही है तो वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन हम देखेंगे। तो क्या एनर्जी यहां पे कंजर्व होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्प्रिंग ही यहां पर वर्क कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल एनर्जी, ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल। टोटल मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल ये क्या रहेगी? सेम। इनिशियली क्या था? इनिशियली देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड फाइनली, अच्छा दोनों रेस्ट में थे तो काइनेटिक तो 0 है, और जैसे ही ये इस पोजीशन पे आएंगे
तो पोटेंशियल आपकी जीरो हो जाएगी और सिर्फ आपको काइनेटिक दिखेगी। तो हाफ m1v1 स्क्वायर और हाफ m2v2 का स्क्वायर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। कुल मिला के आपको कुछ खास नहीं करना, बस आपको जो है 1 और 2 को यूज करके v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेनी। कैसे? वही करो जैसा कि आपको मान लो v2 निकाला तो v1 की वैल्यू हमने रख दी यहां पर, तो भैया पहले तो जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। क्या आ जा रहा है? अगेन बाय यूजिंग, ऐसा करते हैं अगली जगह पे यूज कर लेते हैं। तो वही बाय यूजिंग 1 and 2, तो हमने क्या कहा? हम कह रहे हैं कि वो एक था के एक्स नॉट का स्क्वायर और फिर है m1v1 स्क्वायर। तो m1v1 स्क्वायर, तो v1 की जगह मैंने रख दिया m2v2 अपॉन m1। क्या रख दिया? m2v2 अपॉन m1 इसका स्क्वायर, और क्या था फिर? m2v2 का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर जो है v2 स्क्वायर अपना बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो बचेगा, अच्छा और क्या कॉमन आ जा रहा है देख लो, एक m2 कॉमन आ रहा है और v2 का स्क्वायर भी, तो m2 भी कॉमन आ जाएगा, v2 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अंदर यहां क्या बचेगा? ऊपर बचेगा m2, क्योंकि एक m2 निकल चुका है बाहर तो एक m2 रह जाएगा। इधर m1 स्क्वायर से एक m1 कट चुका है तो ये m1 बचेगा, और प्लस इधर आ जाएगा ये 1, और ये अपने पास आ जा रहा है के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहां से अगर आप देखेंगे तो v2 का स्क्वायर जो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? v2 का स्क्वायर विल बी, बस यहां पे गड़बड़ ना कर, हाँ, तो v2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास? के एक्स नॉट स्क्वायर इज एक्चुअली m2 अपॉन m1 and m1 plus m2 into v2 square. So the value of v2 is under root of m1 upon m2, m1 plus m2 और ये k और x नॉट का स्क्वायर। x नॉट को अगर बाहर निकालना है तो निकाल सकते हो। तो कुल मिला के बस यार दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और कुछ खास नहीं था इसमें, तो बहुत ही आसानी से ये आपका v1 और v2 भी निकल जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो? आप मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल ली? यहां से हमने निकाली स्पीड। ऐसे ही आपको अब ये कह रहा है, ऐसा ही एक और सवाल दिया हुआ है, और क्या कह रहा है? इनिशियली स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। कैसा? स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। इफ m इज गिवन अ वेलोसिटी u एज शोन, m को हमने वेलोसिटी दे दी कितनी? u in the figure as shown in the figure, find the maximum expansion in the spring and the speed of both the blocks at that moment। कह रहा जैसे ही इसको यहां पे मैंने u वेलोसिटी दी तो इसके अंदर स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना आएगा ये आपको देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं, समझते हैं इस बात को। पहले थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा फिर आप ट्राई करना। मैं क्या कह रहा हूं कि जब मान लीजिए आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी, नो डाउट ये वेलोसिटी इस तरफ है तो स्प्रिंग तो इसको इधर फोर्स लगेगी क्योंकि ये एक्सपैंड होने लगेगा। तो स्प्रिंग इसको इधर ये जा रहा है तो स्प्रिंग किधर लगाएगी? फोर्स पीछे, और क्योंकि ये एक्सपैंड हो रहा है तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी आगे। तो अगर अब ये तुम्हें बात समझ में आ रही है तो तुमको ये समझना होगा, m जो है वो जा इस तरफ रहा है, फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है, u की जो स्पीड है वो कम होगी क्योंकि स्प्रिंग इसको रोकेगी। वहीं 2m जो है उसकी स्पीड अभी 0 है और स्प्रिंग इसको खींच रही है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो m जो है, m की स्पीड जो u थी वो कम हो रही है और 2m की स्पीड बढ़ रही है। कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जब तक आपको ये बात समझनी है, जब तक m जो है 2m से फास्ट चल रहा होगा, ध्यान से सुनना, जब तक m 2m से फास्ट चल रहा होगा तब तक वो उससे सेपरेशन को बढ़ा रहा होगा। भाई आगे वाला फास्ट चल रहा है, पीछे वाला स्लो चल रहा है, तो सेपरेशन बढ़ती रहेगी। क्या ये बात समझ में आती है? मैक्सिमम जब एक्सपेंशन आएगा स्प्रिंग में उस वक्त दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। मतलब कहने का ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। आप खुद सोचो कि आप 2m पे बैठे हो तो
आप अगर 2m पे बैठे हो मतलब आप ऑब्जर्वर हो, तो आप m को देख के क्या बोलोगे कि m जो है वो u वेलोसिटी से जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, और जब सबसे दूर वो तुमसे पहुंच चुका है फिर उसके बाद वो वापस आ रहा है, क्योंकि स्प्रिंग ये ऐसा एक्सपैंड और कंप्रेस होगी। 2m के हिसाब से m जो है वो आगे गया और वापस पीछे भी आया। तो सबसे दूर वो कब था? जब वो आगे जाके कहीं रुका होगा, फिर तो वापस पीछे आने लग गया। जैसे तुम किसी चीज को उछालते हो, तो तुमसे सबसे ऊंचाई पे कब थी ये? जब तुम्हारे हिसाब से इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। कभी भी अगर दो चीजें चल रही हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन वाले केस में क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने ये मान लिया कि मान लो कि ये 2m जो है वो कुछ चल गया होगा, 2m कुछ आगे चल चुका होगा इतना, ठीक है। ऐसे ही m मान लो कुछ चल चुका होगा कुछ इतना, और स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हो चुकी होगी। हमने क्या कहा? स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हो चुकी होगी, नो डाउट। बात ये है, अगर ये चला होगा कुछ x2 और ये जो है वो चला है कितना, मान लो x1, और स्प्रिंग में इलोंगेशन जो इस वक्त आ गया है वो आ गया है अपना L0 प्लस x0, मैक्सिमम इलोंगेशन है। तो आपको यह समझना होगा कि इस वक्त दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। इसको मैं बोल देता हूं v, ये भी कितना होगा? v। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंशन पे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। आप खुद सोचो, जब तक ये m जो है फास्ट चलेगा तब तक सेपरेशन बढ़ेगी। तो हम क्या कह रहे थे कि इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा आप समझना, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही अभी इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई, सुनना इस बात को, सेम होने के बाद स्प्रिंग इस पे फोर्स इधर लगा रही है, इस पे इधर लगा रही है, इसकी वेलोसिटी और कम होगी। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो, ठीक है। तुम लोग बोर भी जल्दी होने लग जाते हो, कंसेप्ट की बात जहां पे भी आती है तो बच्चे बोर भी होने लग जाते हैं। तो ध्यान से सुनना कि यहां जब ये अपने मैक्सिमम एक्सपेंशन में पहुंच रहा है, तो क्यों इसको मैक्सिमम एक्सपेंशन कह रहा हूं, और भी तुम समझ सकते हो कि ये स्प्रिंग जो है इसको क्या कर रही है, अभी भी खींच रही है। तो इसकी वेलोसिटी, अभी दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है। थोड़ा साइड में आ जाता हूं यार, एक तो जगह ही नहीं है, दोनों की वेलोसिटी जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं। दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, स्प्रिंग क्या कर रही है, अभी इसको और खींच रही है, तो ये और नीचे जाएगा, और इसको इस तरफ खींच रही है, इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। तो इस मोमेंट के बाद 2m फास्ट चलने लग जाएगा और m स्लो हो जाएगा। तो बताओ, अगर ये स्लो चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है तो सेपरेशन कम नहीं होगी क्या? इसलिए ये मैक्सिमम सेपरेशन है। तो मैक्सिमम सेपरेशन को मैंने कह दिया x0, या तुम x मैक्स ही कह देता हूं इसको। अब हमें यही बताना था कि मैक्सिमम एक्सपेंशन आएगा कितना, ठीक है। हालांकि मैक्सिमम एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 आपका x1 माइनस x2 आएगा, क्योंकि इसने स्प्रिंग के एक्सपेंशन को बढ़ाया, इसने कम किया। तो x max इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 इज x max इज x1 माइनस x2, ठीक है। खैर उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये देखें कि आपके पास अननोन कितने हैं। अननोन मेरे पास एक है ये, और एक है अपने पास ये। दो अननोन है तो दो इक्वेशन मुझे चाहिए। सबसे पहली बात, अगेन ऑन द होल सिस्टम देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम आपका कंजर्व है। और जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो मैं इसको कह रहा हूं अपना इनिशियल मोमेंट, और ये मैं कह रहा हूं फाइनल मोमेंट। समझ रहे हैं आप बात? ये इनिशियल मोमेंट और ये क्या है अपना फाइनल मोमेंट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं भाई? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना लिखूंगा? 2m इंटू 0 m इंटू यू, 2m इंटू 0 एंड m इंटू यू, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे mu। और फाइनल मोमेंटम में 2m भी v से चल रहा है, m भी v से चल रहा है, ये आ जाएगा अपने पास 3mv। इधर से ये कटा और अपने पास v जो आया वो u/3 आ गया। मैं कह रहा हूं ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल ही होगा।
तुम खुद सोचो क्यों? अगर सारे पार्टिकल सेम ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से चलेगा। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लो अगर मैं कहता हूं VCM, तो VCM का फॉर्मूला क्या था? M1V1, M2V2, M3V3, MnVn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। ये था कि नहीं था? तो अगर मैं कह रहा हूं आपको कि सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो V तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? टोटल मास। इधर भी क्या है? टोटल मास। कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास भी V से चलेगा। तो अगर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी है? सेम, तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो आप इस बात को समझो कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी ना, एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी होगी। तो तुम ऐसा भी कर सकते थे कि तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो सीधे यहां से। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? M1 इंटू V1, M1 इंटू V1, M2 इंटू V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके पास सीधे सीधे U/3 आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो चाहे तुम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लो या डायरेक्ट बोल दो कि भैया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी U/3 है, तो यहां पर भी वेलोसिटी U/3 ही होगी। मतलब ये फालतू में इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। एक बार दोबारा बता देता हूं कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने निकाल ली, और तुम जानते हो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, और तुम ये भी जानते हो कि मैक्सिमम एक्सपेंशन पे और साथ ही साथ कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब सेम होनी चाहिए इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास के इक्वल ही होगी। तो ये सीधे सीधे तुम U/3 लिख सकते थे, ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। खैर अभी कर लिया है तो ये अपने पास एक वेरिएबल आ चुका है। दूसरा जो अब हम करने वाले हैं वो क्या लगाने वाले हैं? वो लगाने वाले हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन। मामला खत्म हो जाएगा बस फिर। एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान से सुनना। तो एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल और फाइनल के बारे में ही मैं लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी कौन सा? फाइनली, जिसको टोटल एनर्जी भी कह दी तुमने। तो भाई साहब यहां पर कितनी है वो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी? यहां पर भाई ये तो मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है, और स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 उसकी इनिशियल वैल्यू, M1 है कि क्या है? ये 2m है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m उसकी इनिशियल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m उसकी इनिशियल वैल्यू। ऐसे ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m की फाइनल वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी ऑफ m की फाइनल वैल्यू। अब अगर आप यहां से देखोगे तो स्प्रिंग में क्या है भैया? कुछ एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं है। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे थी तो 0, 2m जो है वो भी नहीं चल रहा इसलिए 0, और m जो है वो जरूर चल रहा था उस मोमेंट पे, उसको कुछ हमने वेलोसिटी दी है, उस मोमेंट पे उसको कुछ वेलोसिटी दी थी, उसके बाद वो चलने लगा और कोई फोर्स लग नहीं रहा था। तो यहां से अब स्प्रिंग में भी क्या आ चुका है भैया? एक्सपेंशन आ चुका है फाइनली। और ये दोनों जो हैं वो कितने स्पीड से चल रहे हैं भाई? वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड चल रहे हैं। अब बताओ क्या यहां पे तुम्हारे पास आंसर नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा, मक्खन की तरह आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, जो कट रहा है वो काट दो, भैया हाफ 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 हर जगह से उड़ जाएगा। और क्या कट रहा है? और अपना जो है m, कोई m नहीं कट रहा है ना, तो जो कट रहा है वो हमने काट दिया। अब सारी वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं फालतू में इसमें कैलकुलेशन पे जा नहीं रहा, वो तुम्हारा काम है। देखो ये वैल्यू उधर से उठाओ, इकट्ठा करके उधर पटको और एक्स मैक्स निकल जाए u के टर्म्स में। u तो गिवन है ना भाई, u अपने पास गिवन वैल्यू थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? यू कैन फाइंड, या मैं कर दूं क्या सॉल्व? नहीं, फिर तुम कहोगे कि क्या अधूरा अधूरा करवा रहा है। वैसे भैया ये फिजिक्स नहीं बची है, फिजिक्स अपन ने करवा दी, अब मैथमेटिक्स बची है। तो आपको साफ दिख रहा है ये mu², ये कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 3mu² 9, 2m 3mu² 9, तो ये कितना आ जाएगा? mu² 3। तो यहां से ये mu² और mu² 3, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू k x max का स्क्वायर।
निपटा डालो बस अब इसको। कितना आया ये 2mu स्क्वायर बाई 3 इज व्हाट, दिस इज k x max का स्क्वायर। x max कितना आ गया भाई अपने पास, x max आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ 2m बाई 3k इंटू यू। ये जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर केस के लिए। एकदम इजी सवाल है, कुछ नहीं था यहां पर, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां क्या कहा जा रहा है, वापस वही सवाल है। 2m इसको वेलोसिटी दे के छोड़ दिया गया है ना। मान लो जैसे तुमने ऐसा ऐसा मार दिया, इसको टक करके मारा तो इसको वेलोसिटी आई, ऐसा ना। अब तुम फोर्स लगा, अब तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। तो कह रहा है कि भाई m is given a velocity u as shown in the figure, find the speed of both the blocks when spring at its natural length for the second time। अच्छा भाई साहब, फर्स्ट टाइम तो ये है ही, है ना। वो एक बार और, अभी तो ये फर्स्ट टाइम, अभी पहली बार ही वो अपने नेचुरल लेंथ पे, तो दूसरी बार नेचुरल लेंथ पे जब आएगी अगेन इट विल कम टू नेचुरल लेंथ। तो क्या हो रहा है, आप यहां देख पा रहे हो कि ये एक्सपैंड हो रहा है। जो अभी हमने देखा, इसके बाद ये मोमेंट आया कि ये कंप्लीटली एक्सपैंड हो गई है स्प्रिंग। अब मैंने आपको यही तो बताया था, क्योंकि इसकी वैल्यू v है, इसकी भी वेलोसिटी v है। स्प्रिंग इसको ऐसा खींच रही है तो वो उसको स्लो करेगी, स्प्रिंग इसको ऐसा खींच रही है तो इसको ये और फास्ट करेगी। तो ये फास्ट चलने लग जाएगा और वो स्लो होने लग जाएगा, तो इनके बीच की सेपरेशन कम होने लग जाएगी। ऑब्वियसली वो भी आगे जा रहा है, वो भी आगे जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा आगे जाएगा, ये कम आगे जाएगा। समझ रहे हो, ये स्लो चलने लग जाएगा, ये फास्ट चलने लग जाएगा, तो सेपरेशन कम हो जाएगी। तो वापस से ये कहां पहुंचेंगे, अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे। बहुत सही बात है, तो देखते हैं क्या होगा। अच्छा, तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर ये x1 x2 आपने क्यों लिखा था, ये तो जस्ट ऐसे ही, इसका कहीं काम नहीं आया आपने, है ना, ये कहीं काम में आया नहीं है। अच्छा सर, ये हम बता सकते हैं कि x1 x2 कितना चला। हाँ, अगर मतलब तुम्हें ये पता हो कि यहां से यहां कितना टाइम लगा है तो वो डेफिनेटली तुम बता सकते हो। तो ये सारी कहानी है ना, फिर HHM के अंदर देखेंगे हम, है ना, कि ये कितना चला कितना नहीं चला, वो सब HHM के अंदर देखेंगे। बाकी यार निकालने में निकाल सकते हो, है ना, कि x2 कितना चला, x1 कितना चला। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, चलो यार इसी में पूछू ना मैं, क्यों फालतू में यहीं पे क्यों सवाल को हम खत्म करें। और सुनो, या फिर वैसे आगे भी पूछ, यार तुम्हारी मर्जी। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं यहाँ, चलो इसको आगे देख लेंगे, क्वेश्चन में रखा है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ। हाँ जी, अभी तो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ फॉर द सेकंड टाइम। जब वो दोबारा नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगी, एक बार खिंच गया, मैक्सिमम एक्सपेंशन पे आ गया, अब वो वापस से कहां आ गई है, अपने नेचुरल लेंथ पे साहब वो आ गई है स्प्रिंग। मतलब क्या हुआ होगा यहां पर, कुछ ऐसा कारनामा हुआ होगा भाई साहब, ये 2MB जो है चल चुला के थोड़ा आगे आ गया, ऐसे ये MB जो है चल चुला के थोड़ा आगे आ गया, और अब ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गई है। ठीक है ना, स्प्रिंग वापस से अपने नेचुरल लेंथ। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। स्प्रिंग कैसी है, स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ अगेन। अब समझना इस चीज को, यहां से लेकर यहां तक ध्यान से सुनना पूरी बात भैया, ये चीजें समझने की हैं। तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहां से लेकर यहां तक ये जो 2m है ना, इसके ऊपर जो फोर्स है वो स्प्रिंग ने इधर ही लगाया है। तुम बोलोगे सर कैसे, मैंने कहा यार ये अभी नेचुरल लेंथ में और ये वापस नेचुरल लेंथ में आई है। यहां से लेकर यहां तक में ये स्प्रिंग हमेशा खिंची हुई थी, एक्सपेंशन में थी, एक्सपेंशन में थी, तो इस पे फोर्स इधर ही लगा होगा। अब ये देखो ऐसा नहीं है कि तुम ये हर जगह पर ऐसे ही तरीके से रट लोगे चीजें। ये तो यहां इसको वेलोसिटी दे दी, हो सकता था सवाल ऐसा पूछ लिया जाता कि इसको भी वेलोसिटी दे दी और इसको भी वेलोसिटी दे दी। कंसेप्ट को समझो कि कैसे देख रहे हैं। जब ये स्प्रिंग इसको खींचेगी, यहां से लेकर यहां तक स्प्रिंग जो है इसको खींचे ही जा रही है, तो यहां जब ये आएगा इस मोमेंट के बाद, ऑब्वियसली इतनी तो बात क्लियर है कि वो मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद से ही ये तेज चलने लग गया था।
तो इसकी स्पीड तो कम हो रही होगी, तो ये ऑब्वियसली तेज चल रहा होगा अभी। और इसके बाद ये जो है शायद स्लो पड़ा होगा। अब तुम इसके बारे में कह नहीं सकते कि ये कैसा चल रहा होगा। बोलोगे बात नहीं समझे, आप क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा भाई यहां पे ये अपने वेलोसिटी पे था, इसको और स्लो डाउन किया गया है, तो हो सकता है इस मोमेंट से, इस मैक्सिमम एक्सपेंशन वाले मोमेंट से इस मोमेंट तक आने में, क्योंकि स्प्रिंग अभी भी इसको ऐसा ही खींच रही है, तो उसकी वेलोसिटी इधर थी, तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी स्लो होते 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 इस डायरेक्शन में ही बचे। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी स्लो होते होते जीरो भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि स्प्रिंग ने उस पर इतना फोर्स लगाया हो कि वो इसको जीरो करके और इधर लेके आ रही हो। इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये किधर जा रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग उसको स्लो कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्लो ही हुआ हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्लो होके इस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इधर हो। तो अगर हमें इतना कंफ्यूजन है तो उससे कोई लफड़ा नहीं। आप तो मान लो यार वो तो इधर जा रहा था, आपने तो मान लिया वो इधर जा रहा था। अगर v1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाती है तो बात ठीक है, पॉजिटिव आ जाती है इसका मतलब ये इधर ही जा रहा था, और नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब ये इधर जा रहा था। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब सुनो पूरी कहानी। इस मोमेंट के बाद लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये 2m की मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट के बाद आप समझो नेचुरल लेंथ थी, फिर ये एक्सपैंड हुआ, फिर नेचुरल लेंथ आई, अब बारी है कंप्रेशन की। ठीक है, ये चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे। इस पूरे सवाल को ढंग से समझना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी इस v1 और v2 को निकालते हैं, बाकी की कहानी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, देखो यार दिमाग का दही नहीं होना चाहिए भाई तुम्हारा। इसको अगर होने लगा है ना तो एक बार स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ते हुए आओ इसको। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बड़े मतलब अच्छे से आपको चीजों को समझना है तो ही आपको मजा आएगा, अदरवाइज आप बोर होते रहोगे। तो ध्यान से आ जाओ, अभी सुनो इधर। मैं कह रहा हूं मेरा मकसद है v1 और v2 को निकालना। तो तुम कहोगे यार सर जी वेरिएबल दो है तो दो इक्वेशन चाहिए। बिल्कुल, तो पहला तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से अभी ये अपना इनिशियल मोमेंट है और ये अपना जो है फाइनल मोमेंट है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अगर हम, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि P इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई? वो था mu। फाइनली मोमेंटम कितना आएगा भाई? 2mv2, सॉरी v1 है कि v2, 2mv2 प्लस mv1, m कट गया। हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू u। आ गई अपनी पहली इक्वेशन। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। अब बात आती है किसकी? एनर्जी कंजर्वेशन की। अगेन एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, तो लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ये आ गया अपना मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम क्या लगाने जा रहे हैं? अब हम लगाने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कंजर्व है इसलिए लगा रहा हूं। एनर्जी कंजर्वेशन जब मैं लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी है, ये जीरो, पोटेंशियल है नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखेगा हाफ m स्क्वायर। फाइनल जब मैं लिखूंगा, इधर लिख देते हैं यार, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। फाइनल जब मैं लिखूंगा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अभी भी जीरो है स्प्रिंग की, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में है। तो कौन मूव कर रहा है? दोनों मूव कर रहे हैं, तो लिख देते हैं भाई हाफ 2mv2 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 का स्क्वायर। क्या आ गई अपने पास दूसरी, या आप जो काटना चाहे तो काटे काटे काटे, ऐसे ही आपके पास m और ये m। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है भाई वो क्या आ जा रही है? वो आ जा रही है अपने पास कितनी? v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। बड़े आसानी से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है तुम किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। जाएगा ना? हाँ, तुम्हारी मर्जी है किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। देखो यार v1 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पटक के तुम क्वाड्रेटिक बना लोगे, इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा।
नहीं करना चाहते कोई और मेथड है तो भी बहुत अच्छा, तुम्हारे को जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो। तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं कि V1 की वैल्यू, जिससे कि सबको समझ में आए, तो V1 की वैल्यू उठा के मैंने यहां पटक दी, तो V1 कितना निकल के आएगा क्या आप समझ सकते हो? V1 की वैल्यू आपके पास आएगी यहां से U माइनस 2V2, ठीक है। ये उठा के मैं यहां रख देता हूं इन इक्वेशन 2, तो ये V1 की जगह रखा मैंने U माइनस V2, V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक कोई तकलीफ होगी नहीं। इसको एक्सपैंड कर लो, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, U स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4V2 स्क्वायर और माइनस का 4UV2 और प्लस का 2V2 स्क्वायर, और क्या आ जाएगा U स्क्वायर, तो U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, और अपने पास क्या आ जाएगा, और अपने पास यहां से जो है V2 कॉमन आ जा रहा है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जा रहा है 6V2 का स्क्वायर माइनस का 4UV2 इज इक्वल्स टू 0। V2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा 6, और भी कॉमन ले लो भाई, 2V2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा अपने पास 3V2, और ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 2। ये आपके पास जो V2 की वैल्यू है वो एक तो आ जाएगी 0, और V2 की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2U/3। अब इस बात को समझना, दो वैल्यूज आ रही है V2 की, तो क्यों आ रही है दो वैल्यूज? दो वैल्यूज इसलिए आ रही है कि भाई अपने दो इंस्टेंट थे, तो V2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रिजल्ट आएंगे, तो एक इस वाले रिजल्ट की वैल्यू आएगी और एक इस वाले की, तो V2 की वैल्यू 0 यहां पर है ही, इस वाले मोमेंट पे V2 की वैल्यू क्या है 0, इसलिए आपके पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपका जो ये वेलोसिटी आई कितनी आ रही है 2U/3, तो ये यहां की वेलोसिटी आ गई कितनी 2U/3। ये आप बाद में निकालिए भाई, मैंने है ना बाद में निकाली है, चलो इसको समझ गए हो ना बात। लेकिन तुम V2 इतना आ गया, अब V2 अगर इतना आ गया है तो V1 कितना आ जाएगा, तो V1 भी निकाल लो भाई। तो ये V2 को उठा के यहां पटको, तो V2 को उठा के जब तुम यहां पटकोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये है आपके पास U माइनस का 4U/3, और देखो ये कैसा आ गया, ये तुम्हारे पास नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव में आ गया माइनस का U/3। क्या दिखा रहा है ये आपको ये बता रहा है कि भैया इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। एक्चुअली में इस मोमेंट पे ये ऐसा आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो आपको क्या पता लगा आफ्टर सॉल्विंग, हमको ये पता लगा, मैं अलग से बना देता हूं, आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि ये जो 2m है और ये जो m है ये एक्चुअली में कितने कितने वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये तो अपने पास आ रहा था 2U/3 से, ये आ रहा है अपने पास कितने से 2U/3 से, और ये जो है वो इधर आ रहा है कितने से, ये आ रहा है इधर U/3 से, ठीक है, और ये आपका 2m और ये n। चाहे आप एक बार सॉल्व करके देख लो मोमेंटम का अंदर है क्या, इधर ये इसका मोमेंटम कितना आ रहा है, इसका मोमेंटम आ रहा है 4mu/3, इसका आ रहा है माइनस का mu/3, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका mu आ जाएगा, तो मामला एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये इस वेलोसिटी से आएगा। अब बताओ, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, अब तुम्हें क्या साफ ये दिख नहीं रहा क्या कि इसके बाद तो क्या होने वाला है, इसके बाद तो कंप्रेशन ही होने वाला है? नहीं लगता है ऐसा कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद कंप्रेशन होने वाला है। तो आपको ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं अब कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, ठीक है। मैंने मैक्सिमम एक्सपेंशन आपका निकलवा के बता दिया था, अब आपका होमवर्क है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा और उस कंप्रेशन पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना, बाकी वही चीज, कंप्रेशन कितना, जितना एक्सपेंशन हुआ है उतना ही कंप्रेशन आएगा, क्यों वो भी मैं बताता हूं। लेकिन इतनी बात क्लियर है ना, यहां से कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यहां से अगर कंप्रेशन होना स्टार्ट हो रहा है तो क्या अब 2m की वेलोसिटी आपकी कम होने नहीं लग जाएगी इसके बाद? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कम होने लग जाएगी ना भाई, ये इसको इधर धक्का देने लगेगा तो ये स्लो होने लग जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 2u/3 थी? तो अगर आपसे पूछे इस सवाल में कि 2m की मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन कितनी थी, तो वो है 2u/3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2m ड्यूरिंग द मोशन। और इसके बाद क्या होगा, अरे कहां आ गया मैं,
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन पे भी क्या होगा, दोनों साथ चल रहे होंगे सेम वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी जो है वो कैसी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए सेंटर ऑफ मास के इक्वल। मैं बता देता हूं आपको, तुम क्या सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट यही बताता हूं कि जब आपका है ना, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक्सपैंड हुआ, इसके बाद नेचुरल लेंथ पे आया, फिर कंप्रेशन पे आया, तो जब कंप्रेशन पे आएगा तब भी तो दोनों की वेलोसिटी u/3 रहेगी, सेंटर ऑफ मास जितनी। अब तुम यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, ठीक है, जैसे तुमने यहां से यहां लगाया, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी थी एनर्जी कंजर्वेशन की, इनिशियल, देखो इनिशियल मोमेंट तो वही है, फाइनली जब कंप्रेशन होगा तब भी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी यही लिखा जाएगा और काइनेटिक एनर्जी दोनों की यही लिखी जाएगी। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ रही है? एक्सपेंशन वाले केस में और कंप्रेशन वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की यही लिखोगे और काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक्स की यही लिखोगे, तो जितना एक्सपेंशन है उतना ही कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो अगर यहां बात करी जाए तो क्या होगा, पहले एक्सपेंशन, फिर नेचुरल लेंथ, उस वाले मोमेंट की हमने बात कर ली, फिर कंप्रेशन, और उसके बाद ये घूम के वापस इस मोमेंट पे आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी पूरी कहानी लिखना चाहूं एक पेज पर, बताओ कहानी कैसी दिखेगी अपने को, थोड़ा समझना, इस पे थोड़ा सा वर्क करना भाई, इसको समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम सोचो कि पहली बार में ये चीजें समझ में आ जाएंगी, फील आ जाएगा, पूरा देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है ढंग से। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जस्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। हर चीज है ना मेहनत मांगती है, ऐसा नहीं कि बस स्पून फीडिंग टाइप की चीजें नहीं है। स्पून फीडिंग भी अगर करा दी जाए तो चबाना तो तुम्हें ही पड़ेगा मेरे भाई। तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, ये 2m, ठीक है, और ये अभी अपने किस पे था, ये था नेचुरल लेंथ पे, और यहां पे आपके पास क्या आ गया है, ये m। तो इसको कितनी वेलोसिटी दी थी, u। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाला जो मूवमेंट है वो है एक्सपेंशन वाला। तो एक्सपेंशन वाले केस में क्या हो जा रहा है, एक्सपेंशन वाले केस में आप इस बात को समझो कि जो मैक्सिमम एक्सपेंशन आ रहा है वो हम निकाल चुके थे। ये कितने से चल रहा है, ये भी u/3 से चल रहा है, ये भी u/3 से चल रहा है, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ये और आगे बढ़ता है और वापस से ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाते हैं। ये वापस से कैसे आ जाते हैं, अपने नेचुरल लेंथ पर। स्प्रिंग जो है वो वापस से लौट आती है कहां पर, अपने नेचुरल लेंथ पर। और नेचुरल लेंथ पे जब ये लौट आते हैं तो हमने ये निकाल लिया है, ये जो 2m है ये कितने से चल रहा था, ये चल रहा था 2u/3 से, और जो m है वो कितने से चल रहा था, वो इधर चल रहा है u/3 से। एक चीज बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां आते वक्त m की जो स्पीड है वो चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है? हाँ डायरेक्शन चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ये अभी किस पे आ चुका है, ये वापस से नेचुरल लेंथ पे आ चुका है। अब आएगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की क्या कहानी है, कंप्रेशन की कुछ कहानी देखो, ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा आ रहा है, तो कंप्रेशन पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये थोड़ा सा आगे चलेगा, ये थोड़ा सा इधर चलेगा, और ये आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया, इतना L0 - X0। और उस दौरान आपको ये समझना होगा कि ये इधर से चल के थोड़ा वापस पीछे चलने लग गया होगा, कितने से, u/3 से, और ये भी इधर कितने से, u/3 से, इधर ही चलेंगे वो। तो इस टाइप से मोशन होगा, और इसके बाद वापस क्या होगा, इसके बाद वापस ये चीज आ जाएगी, और थोड़ा सा आगे चले क्या होगा, फिर से ये एक्सपैंड होगा और अपने नेचुरल लेंथ पे जाएगा। तो नेचुरल लेंथ पे जाएगा तो इसकी स्पीड u/3 से बढ़ के u हो जाएगी, और इसकी स्पीड कम होके 0 हो जाएगी। तो इसके बाद फिर ये मोमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इस तरीके से ये मोशन ऐसा चलता रहेगा, लेकिन रिपीट होते रहेंगे यही मोमेंट्स। अब ध्यान से सुनो, एक और बात बताऊं मैं इसमें, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया 2m की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, वो तो मैंने बता ही दिया तुम्हें कि कितनी आ रही है। 2m की मैक्सिमम वेलोसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है वो आ रही है 2u/3। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2m की मिनिमम स्पीड कितनी आ रही है,
मिनिमम स्पीड तो इनिशियल मोमेंट पे ही है, 0। यहीं फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि m की जो है मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है, तो आप देखोगे कि m जो है, भाई आप खुद सोचो, इनिशियल मोमेंट पे सारी की सारी एनर्जी अकेला m लेके बैठा है, ना स्प्रिंग में कुछ स्टोर्ड है, ना इस ब्लॉक में, ना ये, तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी, क्योंकि इस वक्त सारी एनर्जी इसी के पास है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक, तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम जो है वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन u से, देखो u से u/3 हुआ, फिर अचानक -u/3 हो गया, -u/3 मतलब बीच में कहीं डायरेक्शन चेंज हुई है, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन से वापस जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा तो कहीं बीच में इसकी वेलोसिटी मिनिमम आएगी, और कितनी होगी वो? 0। उस वक्त जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। आपको बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2m व्हेन m इज कमिंग टू रेस्ट, तो m की वेलोसिटी को 0 कर दो, की वेलोसिटी को v मान लो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, आप आराम से चीजें पता कर सकते हो। तो ये जो है पूरी कहानी हो गई इस स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। अब यही इस सवाल को आप मैंने m1 m2 और बोल दिया इसको, यही इस सवाल को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं, टाइम देख लिया जाए एक बार, यही इस सवाल को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं तो ये सवाल को और आसान बना देता है। क्यों? क्या मतलब फायदा है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यूज करने से, कि हम बात कर लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने का मतलब है कि ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब ऐसा बोल दें कि सेंटर ऑफ मास ही ऑब्जर्वर है, मतलब सेंटर ऑफ मास ही ऑब्जर्वर है, इसको ज्यादा बेटर ऐसा बोल देते हैं। इट मींस दैट ऑब्जर्वर इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास, या सेंटर ऑफ मास इज द ऑब्जर्वर। अब सेंटर ऑफ मास अगर खुद को ही देखेगा तो यहां से देखो अपने को फायदा क्या क्या मिलेगा इस चीज से। इस चीज से क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहली बात, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी बताओ भाई। सेंटर ऑफ मास खुद की वेलोसिटी क्या बोलेगा? वो 0 बोलेगा। और इसी से फिर मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी क्या आ जाएगा? 0। और इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0। तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा ही 0 रहेगा। हालांकि इस केस में सिस्टम का मोमेंटम 0 नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बैठने पर आपको सिस्टम का मोमेंटम क्या दिखेगा? 0 दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ऑब्जर्वर अपना कौन है? सेंटर। अब सेंटर ऑफ मास खुद की वेलोसिटी को तो 0 ही बोलेगा ना हमेशा। फिजिक्स में ऑब्जर्वर खुद को हमेशा क्या मानता है? रेस्ट पे मानता है। अच्छा साहब, तो सर फिर ऐसा बताओ, फिर एक्सेलरेशन की अगर आप बात करेंगे तो acceleration of center of mass with respect to center of mass, it is also 0. Similarly, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि force on the system with respect to center of mass, आप ये जानते हो कि force, external force is equals to what? It is mass of the system into acceleration of center of mass, यही तो बोलते हो। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के अगर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स देखोगे तो आपको एक्सेलरेशन भी कौन सा देखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास वाला ही देखना पड़ेगा। तो ये 0 है तो ये चीज क्या आ जाएगी? 0। तो आप ये समझ जाओ कि आपका एक्सटर्नल फोर्स भी क्या आ गया? 0 आ गया सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ओके, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स इज एक्चुअली व्हाट? इट इज 0। तो आपका मोमेंटम क्या आ जाएगा? मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सिस्टम का मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व, इज 0 एंड कंजर्व्ड। 0 तो मैंने बता ही दिया, रहेगा हमेशा। वो वैसे भी समझ में आता है यार, जब हमेशा 0 है तो कंजर्व है ही। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन दिस केस, ये ध्यान रखना आप। नेट फोर्स इस पे जो लग रहा होगा वो 0 होगा, और आप इस फ्रेम में बैठ के जो आपको लगाना है वो लगाओ। तो भाई साहब बिना डरे आप लगाए वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, जो आपको लगाना है। तो हम जानते हैं कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम भी एप्लीकेबल होती है। अच्छा, एक और खास बात,
अब तुम बोलोगे सर अगर सेंटर ऑफ मास असलियत में एक्सेलरेटेड हुआ तो, है ना, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि सर सेंटर ऑफ मास जो है ना वो एक्सेलरेटेड हो, कोई बात नहीं यार, आप स्यूडो फोर्स लगा देना। इस केस में तो खैर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया तो आप स्यूडो फोर्स लगा देना दोनों पे, क्या दिक्कत है, दोनों के ऊपर स्यूडो फोर्स लगा देना, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहा हूं तो एनर्जी कंजर्वेशन भी आ ही जाता है, इंक्लूडेड हो ही जाता है अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस फील मतलब लग रहे हैं तो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट ध्यान क्या रखना है, बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई, डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट the work done, don't forget to calculate the work done by the pseudo force। सब कराऊंगा अभी मैं, अभी हाँ इसी लेक्चर में कराऊंगा। don't forget to calculate the work done by the pseudo force while applying work energy theorem। अगर है तो आप pseudo force को लगाना ना भूले। अब ये ऐसा नहीं कि मैंने ये जो बात कही ये इस एग्जाम्पल के लिए कही, ये आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ये तो इस एग्जाम्पल को हम इससे समझेंगे, इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। तो मैं मारता हूं इसको डुप्लीकेट, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये पूरा लिखा हुआ है एज इट इज, डुप्लीकेट करिए स्लाइड, तो टेंशन मत लेना, सर ने रब कर दिया, यहां मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हम क्या कह रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम इसको सॉल्व करने ठीक है ना। अब देखो वही सेम सवाल है, और इस सवाल को हम सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा तुम पूछे सवाल क्या है, सवाल तो बताओ। अब सवाल कुछ भी हो सकता है यार, आपसे इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा इसका, इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। तो मैं तो इस सवाल की हर चीज आपको बता रहा हूं, हर चीज, हर चीज मतलब हर चीज, क्या क्या पूछा जा सकता है सब, मतलब हर बार बोलूंगा एक ही चीज, है ना। तो हर एक हिस्सा, मतलब इस सवाल का धागा धागा हम खोलेंगे अभी, इसको खोल के एकदम धागा धागा कर देंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है हमको, नेचुरल लेंथ पे है अभी, ये यू से चल रहा था ये। तो सबसे पहला काम जो है वो अपना क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, कि भैया जिसके फ्रेम में आप बैठने जा रहे हो कि वेलोसिटी तो पता कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे बड़े आसानी से आपको वो दिख जा रही है कितनी, m2u अपॉन m1 प्लस m2u अपॉन m1 प्लस m2। उम्मीद है इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी अगर तुमसे पूछे तो यार यहां पर तो एक्सेलरेशन है नहीं भाई, देखो क्यों, क्योंकि सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। सर तो कोई ऐसा सवाल बताओ जिसमें एक्सेलरेशन भी आ जाए, करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये अभी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इधर मैं इसको अभी इधर से हटाता हूं। तो इस सवाल को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अब सुनना बातें, हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे क्या, देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो अपना ब्लॉक है m1 और ये m2, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जहां भी होगा वो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इसको जब देखेगा तो वो खुद की वेलोसिटी माइनस करेगा। तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। अब सेंटर ऑफ मास जो कि खुद चल रहा है वो m2 को देखेगा और m1 को देखेगा, तो m2 और m1 में वो खुद की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो u इसको इधर देगा और खुद की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देगा। मैं लिख देता हूं u माइनस का m2u अपॉन m1 प्लस m2। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये आपके पास है ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करके कितना निकल के आ जाएगा, ये सॉल्व करके ये अपने पास आ जाएगा m1u अपॉन m1 प्लस m2।
ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसकी वेलोसिटी, अब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ये इसकी वेलोसिटी अभी 0 थी तो सेंटर मास अपनी वेलोसिटी इसको बस उल्टी दे देगा डायरेक्शन में, अपनी वेलोसिटी, इसकी खुद की वेलोसिटी 0 थी तो उसके साथ साथ खुद की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करवाई तो इधर आएगी, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m2u अपॉन m1 प्लस m2, तो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, इट इज m2u अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्शन दिखा दिया, वैसा मत बोलना सर माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, डायरेक्शन दिखा दिया इस तरफ। थोड़ा सा आप समझना इस बात को, इस बात को कि अब आपका सवाल आपको दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो किधर जा रहा है, ये जो है वो जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, ये किस पे, अभी ये है अपने नेचुरल लेंथ पे, है ना, तो नेचुरल लेंथ पे अगर ये है अभी तो इसके बाद क्या होना है भाई, नेचुरल लेंथ पे अगर अभी ये है इसके बाद ये कहां पहुंचेगा, ये कुछ मैक्सिमम एक्सपेंशन अचीव करेगा, तो मान लो ये चल गया कुछ इतना, ठीक है, ऐसे ही ये यहां पे चल गया कुछ इतना, ठीक, और इसने क्या अचीव कर लिया, इसने अचीव कर लिया मैक्सिमम एक्सपेंशन। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं जिससे कि आपको हर एक बात समझ में आए, ये पहला मोमेंट, ये दूसरा मोमेंट, कितना चल चुका है ये भी आपको समझना है, ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चला है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 है, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 है, और x1 cm x2 cm का एडिशन इज इक्वल्स टू x0, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो x1 cm प्लस x2 cm इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज x0। और अभी अगर आप देखोगे तो यहां जाके अब बात को समझना कि ये मैंने कहा मैक्सिमम एक्सपेंशन, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, सेंटर ऑफ मास चुपचाप यहां बैठा है, तो ये देखिएगा कि वो उधर गया और ये इधर गया, तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों उधर चलते गए चलते गए चलते गए, और मैक्सिमम एक्सपेंशन में क्या होगा, दोनों रुकेंगे साथ साथ। साथ साथ क्यों रुकेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वही उन दोनों की होनी चाहिए मैक्सिमम एक्सपेंशन पे, तो ये 0 है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 और इसकी वेलोसिटी भी 0। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए यहां से कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो इधर आते ही 0 हो जाएगी, और यहां जाते ही ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0, ये ऐसा 0 पे आ जाएगा। फिर जब ये वापस इधर आएगा, ये आएगा अपने, देखो अभी कहां आ चुका है ये, नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन, तो अब वापस ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, ओहो वापस ये कहां आएगा, वापस ये कहां आएगा, अपने नेचुरल लेंथ पे, तो ये वापस से ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जब वो नेचुरल लेंथ पे आएगी तो इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी, जितने वेलोसिटी से वो इधर गया था उतने ही वेलोसिटी से वो इधर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, इट इज m2u अपॉन m1 प्लस m2। तुम बोलोगे डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया, मैंने कहा यार तुम एक तो लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन, जो 0 आना ही है, तुम चाहे करके देख लो, m1 इंटू ये वेलोसिटी, m2 इंटू ये वाली वेलोसिटी, तो ये आ रहा है m1 m2u अपॉन m1 प्लस m2 इस डायरेक्शन में, ये आ रहा है m2 m1u अपॉन m1 प्लस m2 इस डायरेक्शन में, 0 आ रहा है, अभी भी वो 0 आना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी मोमेंटम कंजर्वेशन आएगी जो एग्जैक्ट वैसे की वैसी आ रही है। दूसरी तुम क्या बोलोगे, दूसरा तुम कहोगे कि इस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोनों की, नॉन जीरो, इस वक्त भी कितनी है, नॉन जीरो, और पोटेंशियल कितनी आ रही है, पोटेंशियल स्प्रिंग की 0 और यहां भी 0। तो एग्जैक्ट जो इक्वेशन यहां लग रही है वही इक्वेशन यहां लग रही है, तो जितने वेलोसिटी से ये इधर जाएगा वापस उतने ही वेलोसिटी से आएगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये आप सीधे सॉल्व करके भी बता सकते हो, और यहां से आपका V2 CM जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना,
m1u अपॉन m1 प्लस m2 है ना। ये जगह आपको, चलो इसको मैं, ये कुछ इधर आ रहा होगा, ये कुछ इधर आ रहा हो, कितने से, v2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा m1u अपॉन m1 प्लस m2। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जहां आएगा वहां पे दोनों आगे रुक जाएंगे और जितना एक्सपेंशन था उतना ही कंप्रेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद यही चीज, तो ये और अगला जो है कंप्रेशन, जगह नहीं बची, तुम कंप्रेशन भी बना लेना। थोड़ा सा इधर चले, कंप्रेशन। आपको अगर अभी मैं पूछूं यहां पे, तो आप ये बात सीधे सीधे समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब ये अपने ब्लॉक, ये ब्लॉक कहां थे, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, तो ये आपका क्या है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, तो आप इस बात को समझो कि इस वक्त इसकी स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम होगी। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है स्पीड जो आ रही है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यहां पे स्पीड मैक्सिमम है, यहां पे भी स्पीड मैक्सिमम है, इधर भी स्पीड मैक्सिमम है, इधर भी स्पीड मैक्सिमम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि मुझे बस ये निकालना है कि आप मुझे ये बता दो कि मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना था। देखो सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपसे मैं पूछूं बताओ मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना था, हालांकि वहां पर भी वो इतना ही सिंपल है, लेकिन अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप क्या कहोगे कि मैक्सिमम एक्सपेंशन निकाला तो यहां से यहां एनर्जी कंजर्व कर दो। मोमेंटम कंजर्वेशन की तो जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन कर दो तो यहां की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू यहां की पोटेंशियल एनर्जी, खत्म। यहां सारी की सारी जो काइनेटिक थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो हाफ m1 इसका स्क्वायर, हाफ m2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के x नॉट का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तुमने जो x नॉट निकाला था वही तुमको यहां पे मिलेगा, ठीक है। और फिर बात आती है अपने पास किसकी, बात आती है कि मैक्सिमम वेलोसिटी m1 और m2 की अगर अपने को निकालनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई फिर मैं क्या ही कहूं, है ना। यहां इस वाले केस में अगर मैं चाहता हूं कि m1 की मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी पता लगे, ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने जा रहा हूं, तो मुझे अगर क्या करना है, मुझे m1 की मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे पता करनी है। आप इस बात को समझना कि मेरे को यह पता है कि 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये कितना आती है, ये आती है v1 माइनस vcm। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालने का चुटकियों में, जस्ट बहुत ही क्विकली आप निकाल सकते हो, बस ध्यान से सुनना। तो मैं जब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो मैं एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा हूं, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या 1 की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये नहीं होगी, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होगी। तो मैंने कहा यार v1 कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 कितना आएगा, तो तुम कहोगे सर ये आएगा इतना, v1 cm प्लस vcm। मैंने कहा यार ये क्वांटिटी क्या कांस्टेंट है क्या ऐसे टाइप के सवालों के लिए, हाँ सर क्योंकि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो ऐसे टाइप के सवालों के लिए ये क्वांटिटी आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि भाई v1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि जब ये एडिशन मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो दो चीजों का एडिशन मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें से एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो दूसरा, अब ये क्या है, दो वेक्टर्स है, ध्यान से सुनना, ये मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, ये है दो वेक्टर्स जिसमें से एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर्स, कब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। दूसरी बात, तो अगर v1 की वैल्यू आपको मैक्सिमम लानी है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और साथ ही साथ ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होना चाहिए। ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम बोलोगे ये कहां वेरी कर रहा है, देखो ना, वेलोसिटी 1 की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहां मैक्सिमम है, यहां 0 है, यहां मैक्सिमम है, फिर कंप्रेशन पे वापस 0 हो जाएगी। मैक्सिमम से वो देखो चला 0 हुआ, फिर वो यहां पहुंचा, फिर वो कंप्रेस भी हो जाएगा, तो कंप्रेशन पे वापस 0 आ जाएगा। इधर से ऐसे चल रहा है वो, ऐसा 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 ऐसा, तो जब भी वो मिड में है तो मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, इधर 0 इधर 0।
आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जब मैक्सिमम होगा और इसके डायरेक्शन में होगा तो आपका स्पीड मैक्सिमम आएगा। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई इसकी, ये आ रही है m2u अपॉन m1 प्लस m2। जब वो इसी डायरेक्शन में होगा, सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में होगा, तो ये आ रहा है m2u अपॉन m1 प्लस m2। और VCM कितना था भाई, वो भी था m2u अपॉन m1 प्लस m2। तो V1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2m2u अपॉन m1 प्लस m2। ये आप डायरेक्टली इस तरीके से इस कंसेप्ट से लिख सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, बड़े आसानी से। ठीक है, इसका मैं एक सवाल करवाऊंगा, उससे तुमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, नहीं तुम बोलोगे अभी तो सर सब कुछ हौच पौच लग रहा है, कुछ मतलब गचपच लग रहा है सब कुछ। बताऊंगा अभी, टेंशन ना लो। अच्छा, V1 की मिनिमम वेलोसिटी कब आएगी, कौन सी बात है। दो वेक्टर्स का एडिशन मिनिमम तब आता है जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जब भाई V1 C1 अपोजिट होगा और मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और अपोजिट कितना, वो इतना ही अपोजिट आ जाएगा। तो V1 की मिनिमम वैल्यू जो आएगी जब ये मैक्सिमम होगा और अपने अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब वो 0 आ जाएगा। तो ये तो मुझे पता भी था कि वो तो 0 ही था। कितना आ गया, ये आ गया 0, m1 प्लस m2। ठीक है ना, क्या उधर, तो V1 की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब तुमसे बात कर रहा है फॉर m2 की बात हो रही है। ये तो हमने बात कर ली थी m1 की। m1 की अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड चाहिए, अगेन आप यही कहानी बोलेंगे कि m2 की जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, वो मैं कुछ ऐसा ही लिखूंगा कि नहीं, टाइम कितना, वो मैं कुछ ऐसा ही लिखूंगा। और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो अगेन ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी और VCM के डायरेक्शन में ही होगी। तो V2CM की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, देखो V2CM की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ रही है m1u अपॉन m1 प्लस m2, m1u अपॉन m1 प्लस m2। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इसी तरफ होनी चाहिए। और ये कितना था, ये था m2u अपॉन m1 प्लस m2। आपका ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा u, जो आपको सीधे सीधे पता है कि m2 की मैक्सिमम स्पीड तो कितनी है, u ही होगी, क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी वो अभी खुद ही, सारी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो लेके बैठा है खुद, यहीं पे वो सबसे तेज चल रहा है। क्योंकि इस वक्त ना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड है, ना इसके पास है, सारी एनर्जी इसके पास है, मतलब इस वक्त ये सबसे तेज चल रहा होगा। तो इससे भी देखो वही रिजल्ट निकल के आ रहा है, आना भी चाहिए। लेकिन जब आप बात करोगे इसके मिनिमम वेलोसिटी की, यार इसको मैं अलग ही लिखूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप बात करेंगे किसकी, m2 के, हाँ m2 के मिनिमम वेलोसिटी की अगर आप बात करना चाहेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, आप इस तरीके से इसे लिखेंगे 2 का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस VCM। अब ये कब मिनिमम आएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जब अपोजिट डायरेक्शन में और मैक्सिमम हो। चलो देखते हैं, जब इसकी वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसी होगी और अपने मैक्सिमम पे होगी, तो मैक्सिमम और अपोजिट कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है माइनस का m1u अपॉन m1 प्लस m2। रटना नहीं है मेरे भाई इसको। और ये आ रहा है आपके पास m2u अपॉन m1 प्लस m2, VCM की वैल्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1u अपॉन m1 प्लस m2। भाई ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, इसके लिए तुम्हें घर पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वापस से इस चीज को समझने के लिए कि हो क्या रहा है यहां पर। ये मेरे पास आई है V2 की वैल्यू। अब सुनो, इसमें बनेंगे अब कुछ केस।
अगर मैं कहता हूं इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, अगर m2 ग्रेटर देन m1 है, इसका मतलब आपके पास जो v2 आएगा वो कैसा आ जाएगा? v2 आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। v2 जो है वो कैसी वैल्यू आ जाएगी? आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना। पॉजिटिव वैल्यू आ जाने का मतलब कि भाई पहले भी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पॉजिटिव थी और मिनिमम जो है वो भी इधर ही आ रही है, मतलब ये वाली वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो ये आपकी मिनिमम होगी। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब उसकी मैक्सिमम तो u थी और ये वाली वेलोसिटी भी कैसी आ रही है? इसी डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये मिनिमम हो जाएगी, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये रटने नहीं है केस, ये रटने नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि इस तरीके से देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए ये 0 आ जाएगा भैया, ये भी आपकी मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये m2 लेस देन m1 आ गया तो इस बात को समझना कि ये जो v2 की वैल्यू आ रही है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपकी आ गई कैसी? नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब कि इस मोमेंट पे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये इधर जा रहा है, इस मोमेंट पे जब ये नेचुरल लेंथ से दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ रहा है तब ये इधर जा रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये पहले वो इधर जा रहा था विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, अब विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ वो इधर जा रहा है, इसका मतलब बीच में डायरेक्शन चेंज हुई होगी। बीच में डायरेक्शन चेंज हुई होगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि v2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आएगी। तो ये आप ध्यान रखें, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो मिनिमम स्पीड जो है वो हम कितनी बोलेंगे? 0। मिनिमम स्पीड हम कहेंगे 0, ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा तुम्हारे ना दिल की धड़कनें थोड़ी सी थम जाए, तो थोड़ी थम जाए मतलब मतलब स्लो हो जाए, है ना, मतलब अभी बढ़ गई होंगी ना, थोड़ी सी रफ्तार उसकी कम हो जाए। कि अभी काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, क्यों पढ़ा रहा है ये। देखो अब ये कंसेप्ट एक तो होता है भाई सीधे बता दो ये ऐसे ऐसे कर लेना, एक कैसे आया, तो भाई मेरा अप्रोच हमेशा रहता है कैसे आया, है ना, तो वो भी सीखें आप। चलो अब देखो ध्यान से सुनना, मुझे पता नहीं कि इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा भाई, कि अभी तक कई बार मैंने सवाल कराए तो बच्चे जो है ना बड़े सर समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन भैया तुम सोचोगे कि तुम्हारे ऐसे कहने से मैं कंटेंट का लेवल गिरा दूंगा, तो नहीं भाई, हम नहीं गिराएंगे। तो मैंने कहा मान लो ये m है और ये आपको दिया हुआ है 2m, ठीक है। ये जा रहा है मान लो कुछ आपके पास कितने स्पीड से, कुछ 6u के स्पीड से, ठीक, और ये आपके पास इधर से जा रहा है कुछ 3 के स्पीड, ठीक है। ये कुछ कहानी आपको ऐसी दे रखी। अब आपसे ये पूछा गया है कि भैया देखो ये जो है वो है नेचुरल लेंथ पे, और आपको ये बताना है कि इन दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड कितनी है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स की मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड बतानी है। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो ये है कि हम यहां पर बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। ये कितना आ जाएगा भाई? 2m इंटू 6u, ये आ जाएगा 12mu, माइनस का 3mu अपॉन टोटल मास कितना है 3m। तो भाई अपने पास आ गया 12 माइनस 3 9mu बाय 3m, तो ये आ जाएगा अपने पास 3। सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई 3u। अब सुनो कहानी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसको लिख लेंगे, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ये लो साहब, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या कहेगा? सेंटर ऑफ मास कहेगा देख तू जा रहा है 6u से, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करूंगा जो है 3u, 6u इधर 3u इधर, ये आ जाएगा कितना 3u इस डायरेक्शन में।
सेंटर ऑफ मास को 2m जो है वो 3u से जाते हुए दिखेगा, और ये इसको कितने से जाते हुए दिखेगा, ये इसको जाते हुए दिखेगा 3u, तो से तो जा ही रहा है, तो खुद की 3u इधर ऐड कर देगा, 3u प्लस 3u 6u। तो ऐसा ये विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दिखेगी चीज, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसको ऐसा दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि सर वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, तो वो तो यहां हो गई भाई, हर जगह थोड़ी ना होगी। अब आप समझ गए हो कि यही वो वेलोसिटी है, नेचुरल लेंथ पे है ना, यही वो वेलोसिटी है जिसपे मतलब विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यही मैक्सिमम स्पीड है m की, और ये मैक्सिमम स्पीड है किसकी, 2m की। उसके बाद ये m जाके यहां पे रुकेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर किसी मोमेंट पे जाके वो यहां आएगा और कितने स्पीड से वापस लौटेगा, 6u से, जितने से गया था उतने से ही वापस लौटेगा। ऐसे ही ये भी कहीं जाके रुकेगा और जितने स्पीड से गया था उतने से ही लौटेगा, कितने से, 3u से। और जो मैक्सिमम कंप्रेशन जो डायग्राम मैंने वहां नहीं बनाया था वो मैं यहां बना देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से ये रुक जाएंगे। ये सब कुछ कहानी हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आपको मैं बता दूं बताने के लिए कि ये मैं बनाऊंगा नहीं सॉल्व करते वक्त, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये आपकी है वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये है वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब आ जाओ, देखो यहां हमें पहले बात करनी है m की, सिंपल सी बात है, m की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब m की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है वो मैक्सिमम हो, और किस डायरेक्शन में हो, सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में हो। जब ये दोनों पैरेलल हो और ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 6u इस मोमेंट पे। तो जब ये दोबारा नेचुरल लेंथ में आएगा ना, तब जब अभी पहली बार नेचुरल लेंथ में है, दोबारा जब नेचुरल लेंथ में आएगा तब क्या होगा, ये 6u आएगा, मतलब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, और ये आएगा 3u, बस ये सीधे आ गया आपके पास 9u। कोई आपको और चीजें करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी आपने बता दी कितनी, 9u, तो 9u इसकी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ड्यूरिंग द मोशन। ऐसे ही जब आप मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम भी आप देख लें, तो जब ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब 6u, और ये आपका 3u, तो कितना आ गया, -3u। -3u आ जाने का मतलब क्या हो गया कि भाई कब, जब ये इस वाले मोमेंट की बात हो रही है। तो देखो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, मैक्सिमम 9u आ रहा है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इस वक्त ये इधर जा रहा होगा और इस वक्त ये इधर जा रहा था, तो आप बिना इसको सॉल्व किए भी बता सकते थे कि पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी, बाद में इसकी डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हुई है। खैर यहां पर भी आपको ये नेगेटिव मिल गया है जो इस मोमेंट की बात कर रहा है, तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले केस में इसकी जो स्पीड होगी मिनिमम वो ये नहीं होगी, सिंस इट इज नेगेटिव, देयरफॉर मिनिमम जो वैल्यू आएगी स्पीड वो आ जाएगी 0, कहीं आ रही होगी बीच में। ऐसे ही अभी आप 2m की बात करोगे तो 2m अपने मैक्सिमम पे कब होगा भाई, 2m अपने मैक्सिमम पे होगा इसी वक्त, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई खुद सोचो, जब 2m की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में है, वो इधर ही है, मैक्सिमम है वो सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में, 6u इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2m, एंड मिनिमम होगी इस वक्त जब वो इधर आ रहा होगा। 2m की मिनिमम स्पीड जो आएगी वो आएगी -3u, और सेंटर ऑफ मास की भी 3u, 0, तो इस मोमेंट में वो 0 आ गया, मैंने बताया था ना वो केस 0, तो 0 आ गया। अब ऐसा मत बोलना कि सर वहां तो आपने कहा था m1 m2 इक्वल, अरे भाई उसमें तो एक 0 था एक नॉन 0 था, इसमें दोनों नॉन 0 है। तो यहां जब मैंने देखा, ध्यान से सुन लो, 2m की स्पीड मिनिमम वाली मुझे ढूंढनी थी, तो जब सेंटर ऑफ मास की अपोजिट जा रहा होगा अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से, उसको चेक किया मैंने, उसको चेक करने पर वो 0 आ गया, तो यही मिनिमम है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो भी मिनिमम 0 होती, और अगर ये पॉजिटिव आता तो वही पॉजिटिव वैल्यू इसकी मिनिमम स्पीड हो जाती। इस तरीके से आप जस्ट, पता है इसमें टाइम नहीं लगा इसको समझना, भाई टाइम देना घर पे इस चीज को समझने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं टाइम देख लूं कितना हो चुका है, ओके 2:30 बज चुके हैं। तो इस सवाल को देखें, अब देखो सवाल, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या कहा जा रहा है, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है सर, मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है वो आपको बताना है स्प्रिंग।
मानता हूं M1 और M2 लेने से सवाल जो है थोड़ा सा और खतरनाक बन जाता है, लेकिन फिर भी हम तो खतरनाक तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहां क्या हो रहा है कि ये नेचुरल लेंथ पे है और क्या दिया गया है, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे है, और आपने एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया जो कि कांस्टेंट था। जैसे ही आप फोर्स लगाने लगेंगे तो ये M2 आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग भी उसको खींचेगी, तो ये एक्सपैंड होने लगेगा। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात हो रही है। पहले तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ना लेकर के विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आए कि देखो थोड़ा सा अपने को मदद मिल जाती है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखने से, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जब मैक्सिमम एक्सपेंशन आ जाता है उस वक्त ये कुछ x1 चल लेता है और ये जो है वो कुछ x2 चल लेता है। मैक्सिमम एक्सपेंशन जब आ जाता है ये चल लेता है कुछ x1 और ये चल लेता है कितना, कुछ x2। और ये स्प्रिंग कितनी एक्सपांड हो चुकी होगी, वो मैंने कह दिया, वो हो चुकी है कुछ x0, इसके अंदर एक्सपेंशन आ चुका है। x0 जो है वो स्प्रिंग का एक्सपेंशन आ चुका है। तो ये x0 ही मुझे पता करना है। तो सबसे पहली बात, x0 को मैं क्या लिख सकता हूं, x0 इज एक्चुअली इक्वल्स टू x2 माइनस x, क्योंकि ये ब्लॉक इधर चलता है तो स्प्रिंग एक्सपैंड करने में मदद कर रहा है, इसलिए प्लस x2। आप खुद सोचो कि इसको यहीं रोके रखते, आप इसको यहां रोके रखते और इसको चलवा देते, कितना x2। तो अगर ये यहां रुका रहता और ये x2 चलता तो एक्सपेंशन x2 के इक्वल होता, लेकिन इसने क्या किया, इधर चल के उस एक्सपेंशन को थोड़ा सा कम कर दिया। अगर ये यहीं फिक्स रहता तो एक्सपेंशन आता x2, लेकिन थोड़ा सा ये चल गया x1 तो माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इज द एक्सपेंशन। अगर एक इधर चलता दूसरा उधर चलता तो x1 प्लस x2 हो जाता। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो अब इतनी कहानी अपनी हो गई। अब क्या करें, तो अब मुझे ये भी पता है भाई मैक्सिमम एक्सपेंशन है तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगी दोनों की। कि मैक्सिमम एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि दोनों किससे चल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की स्पीड से चल रहे हैं। अब तुम कहोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल तो जीरो है, हाँ बिल्कुल इनिशियल तो जीरो है, लेकिन भाई फाइनली जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन है। यहां पर सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहां इस बार एक्सेलरेशन है मेरे भाई। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एसीएम लिख देता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ये आ जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ये बात। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यार सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी पता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे। तो डेफिनेट मैं क्या करता हूं, मैं फॉर सेंटर ऑफ मास इक्वेशन लिख देता हूं। तो फॉर सेंटर ऑफ मास, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आई एम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों भूलते हो रेक्टिलिनियर जो तुमने पढ़ा है इक्वेशन। सर ये आपको पता कैसे लग रहा है, ये सब कुछ करना है भाई, प्रैक्टिस से आएगा ना, आपको पता लगेगा कि अच्छा ये x0 आया तो अब कहीं ना कहीं से तो कुछ बात करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंट, जैसे मेरे को पता लगा कि अच्छा यार अब मुझे अगर x0, देखो मैंने कैसे पता किया, मैं बताता हूँ। मैंने देखा कि अच्छा यार मुझे वेलोसिटी x0 निकालना है, तो ऑब्वियसली ये वर्क कर रहा है, स्प्रिंग वर्क कर रही है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो मुझे VCM तो निकालना ही पड़ेगा। तो VCM को निकालने के लिए, अब वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो मैं लगा नहीं सकता, तो मैं इक्वेशन, इसलिए कुछ नई बात आ गई यहाँ पर, तो ये नया है तो सीखो यहाँ से। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही होगी तो आप कुछ इस तरीके से चल सकते हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा VCM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू UCM का स्क्वायर प्लस 2ACM एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर जी अब ये क्या लिख दिया आपने, और ये क्यों लिखा, यही इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि यार इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में इन टर्म्स ऑफ x1 x2 लिख सकता हूं। ठीक है सर, लिखो फिर VCM का स्क्वायर, UCM कितना है, UCM है 0, ये लो लिख दिया 0। ACM कितना है, ACM है F अपॉन m1 प्लस m2, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो
m1x1 प्लस m2x2 दोनों एक ही डायरेक्शन में अपॉन m1 प्लस m2 तो इसका स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई फाइनल इन टर्म्स ऑफ x1 x2। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, अब मैं एनर्जी तो कंजर्व कर नहीं सकता, तो मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा देता हूं। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, भाई साहब तुमको है ना ये जो चीजें मिल रही है ना यहाँ, मतलब फ्री में, ये है ना कहीं मतलब 1-1.5 लाख रुपया देकर भी नहीं मिलेगी। बात ध्यान रखो, बहुत जगह पर, बहुत जगह पर, ठीक है, यहाँ पर मतलब बहुत जगह पर कई बार क्या होता है ना कि बच्चा क्योंकि बैचेस में अच्छा नहीं होता तो ये नहीं प्रोवाइड करते हैं फिर। ठीक है, 1-1.5 लाख रुपया दे दोगे तो भी, मतलब 2-2 लाख रुपया दे दोगे तो भी इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको नहीं करवाए जाएंगे। आईआईटी के नाम पे, प्रिपरेशन के नाम पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे जो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। इंपॉर्टेंस को समझो तुम, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा रहा हूं यहां, और मैं क्या कह रहा हूं कि कौन कौन वर्क कर रहा है। तो फोर्स वर्क कर रहा होगा, स्प्रिंग वर्क कर रही है, और कोई लग रहा है तुम्हें? बस एक फोर्स है और स्प्रिंग है, तो बस यही दो है। एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई कंसेप्ट को समझते हुए चलो। फोर्स कितना वर्क करेगा भाई? फोर्स वर्क करेगा F इंटू x1, सॉरी F इंटू x2। ये फोर्स इसके ऊपर लगा। देखो ये है इस सवाल की खासियत, आपके ये हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करता जा रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन से लेकर के, है ना। ऐसे सवाल करके मजा आना चाहिए, मजा। इक्वेशन ऑफ मोशन से लेकर के वर्क की बात भी यहां पे हो रही है, और यहां पर वो पॉइंट आ रहा है क्या कि वर्क जब आप निकालते हो तो उसके फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो फोर्स किस पे लग रहा है? इसके ऊपर। कितना चला ये x2 चला। पता लगे तुम बोल रहे अच्छा सर F का वर्क लिखे तो डिस्प्लेसमेंट किसका ले? भाई जिसपे वो फोर्स लगा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? x2। x2 कांस्टेंट फोर्स था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग का वर्क हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर और x फाइनल का स्क्वायर। x फाइनल का स्क्वायर नॉट x क्या है वहां? एक्सपेंशन। सर लेकिन ये स्प्रिंग तो दोनों पे वर्क करी ना। हाँ, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था इंटरनल फोर्स का जो वर्क आता है सिस्टम पे, दैट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। स्प्रिंग का इन दोनों पे मिला के वर्क जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। जो अगर तुम मान लो इस पे बैठ के देखोगे, M1 पे बैठ के तुमने देखा तो स्प्रिंग कितना वर्क करेगी? इस पे 0 और इस पे कितना करेगी? माइनस का हाफ के x नॉट स्क्वायर। दोनों पे वर्क उतना ही होगा। इस पे बैठ के दोनों पे वर्क कितना आ रहा है? माइनस का हाफ के x नॉट स्क्वायर। तो किसी और फ्रेम से भी वो कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो ये खासियत है इन कंसेप्ट्स की। स्प्रिंग का वर्क मैं लिख दूंगा डायरेक्ट ऐसे, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? ये जो मैंने बात कही है ना, ये मेजॉरिटी जनता को तो समझ ही नहीं आई होगी, दोबारा से कह देता हूं। स्प्रिंग जो है वो इस पे भी वर्क कर रही है, इस पे भी वर्क कर रही है। फोर्स इसमें लग रहा है kx, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है। दोनों पे मिला के जो वर्क है वो ये आ रहा है। कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि दोनों पे मिला के वर्क जो है वो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन सिस्टम आ गया क्या? और वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन सिस्टम मतलब स्प्रिंग तो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, तो वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर तुम यहां बैठ के स्प्रिंग का वर्क कैलकुलेट कर लो, जो यहां बैठ के तुम कैलकुलेट करोगे पूरे सिस्टम पे, वही कहीं और बैठ के भी तुम्हें दिखेगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स का वर्क है। मैंने बताया है वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज द फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो यहां बैठ के जब आप इसको देखोगे तो स्प्रिंग इस पे तो कोई वर्क नहीं कर रही, और इस पे कितना वर्क कर रही है? माइनस का हाफ के x नॉट स्क्वायर। सीधे यहां पे टिका दिया। एंड फाइनली हाफ, दोनों कितने से चल रहे हैं? PCM से चल रहे हैं, और इनिशियली स्पीड कितनी थी? तो ये अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई। अब देखो लगाते हैं इक्वेशन, वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकल के आ पाता है। तो यहां से ये आ गया अपने पास हाफ के, और ये आ गया x नॉट का स्क्वायर, ये आ रहा है m1 प्लस m2, और VCM कितना आ रहा है? 2f m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन ये चीज देख लेते हैं भाई। 2f m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन
m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कटा, एक m1 प्लस m2 से एक ये चीज कटी, इस चीज को उठा के इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा अपने पास fx2 माइनस का f, और इधर कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ जा रहा है अपने पास हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, f अपने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा m1x2 m2x2 माइनस का m1x1 माइनस का m2x2 अपॉन m1 प्लस m, m2x2 m2x कैंसिल, आओ अभी आगे। इधर क्या बचा, इधर बचा है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब देखो और क्या क्या बच रहा है, m1 इधर से और इधर से कॉमन आ जाएगा, यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि m1 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये है आपका, अरे यार ये है आपका f, m1 आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, अंदर आ रहा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और x2 माइनस x1 जो है वो आपका x नॉट है मेरे भाई, x2 माइनस x1 इज एक्चुअली x नॉट, ठीक है, ये आपने इस पूरे से इसको काट दिया, और अब हमको यहां से x नॉट की वैल्यू मिल जा रही है, जो मिल जा रही है 2f बाई के, और इधर ये m1 1 प्लस m 2fm बाई ये, इस तरीके से कितना आसानी से, कैलकुलेशन लंबी थी लेकिन आप एक एक चीज बता पा रहे हो यहां पर, ये इस तरीके से भी चीजें लगानी चाहिए। अब वही सेम सवाल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करो। चलो करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे दी गई है, हिम्मत ने जवाब दे दिया है, तो मैं कहूंगा भाई फिर भी प्लीज इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस चीज को देखते हैं, क्या करते हैं यार, इसको नए पेज में ही ले लेते हैं, पहले तो हम कर लेते हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या निकाला जाए। तो अपना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, जो आ गया f अपॉन m1 प्लस m2, ये बात क्लियर है। अब जब आप विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखोगे तो आपको स्यूडो लगाना पड़ेगा इधर भी और इधर भी। स्यूडो किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बैठ के देख रहा है। आप यहां पर क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, आप यहां कहेंगे भाई अपने पास जो ये m1 था, ये अपने पास m1 है, इस पे एक स्यूडो लगेगा, कितना, मास इसका और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही तो यहां अपने पास ये m2 था, यहां जो m2 था इस पे एक f तो ऑलरेडी लग रहा था, और एक स्यूडो लगेगा इस तरफ, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो माइनस का कितना, मास इसका, बात समझ रहे हो ना, मास इसका और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इस तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस करके लिख रहा हूं, मास इसका और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। आपको यहां से क्या पता लग रहा है कि ये फोर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो m1 f अपॉन m1 प्लस m। मैंने क्या आपको ये बताया था कि विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स आपको जीरो दिखेगा, बिल्कुल बताया। क्या जीरो दिख रहा है, हाँ सर देखो बिल्कुल दिख रहा है। इधर भी m1 f अपॉन m1 प्लस m2, तो इधर भी कितना आ रहा है, m1 f अपॉन m1 प्लस m2, बताया था ना ये, कि अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। एक्सटर्नल फोर्स आपका कैसा आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो आपको दिख रहा है, और आप अब सीधे ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है m1
या फिर देखो ऐसे लिख लो इसको कि हमको मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालना था ना भाई, याद है क्या निकालना था? मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो ये मान लो कुछ इधर चल गया, ये मान लो कुछ इतना डिस्प्लेस हो गया और ये कुछ इतना डिस्प्लेस हो गया। और अगर ये कुछ डिस्प्लेस हो गए हैं तो स्प्रिंग में कुछ एक्सपेंशन आ गया, हमने कुछ ऐसा कह दिया। तो ये कितना चल गया है? मैंने कह दिया ये चल गया है कुछ x1, ऑब्वियसली विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। ऐसे ही यहां पर ये चल गया है x2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंशन है तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जाके ये रुक गए होंगे। मैक्सिमम एक्सपेंशन में जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास के जितनी होती है। सेंटर ऑफ मास देख रहा है तो उसको खुद की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? 0। इनकी भी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? 0। तो ये रुक गए हैं। इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0, इसकी वेलोसिटी भी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? इट इज 0। किसने वर्क किया? इस फोर्स ने वर्क किया, उस फोर्स ने वर्क किया और स्प्रिंग ने वर्क किया। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक लाइन में, इतना लंबा सॉल्यूशन था ना, एक लाइन में निपटा दूंगा, एक लाइन में देखना अभी। तो इस फोर्स का वर्क डन, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा m1f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, इस फोर्स का वर्क कितना आएगा? f, और अरे f थोड़ी ना, फोर्स कितना है? m1f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x2। इस फोर्स का इस पे वर्क, इस फोर्स का इस पे वर्क, एंड स्प्रिंग का वर्क इज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहां पर भी वो रेस्ट पे थे, यहां पर भी वो रेस्ट पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। मैं लिख देता हूं इधर, वर्क डन बाय f, वर्क डन बाय, अरे यार, वर्क डन बाय f1 ऑन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वर्क डन बाय f2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। 2 पे जो फोर्स लग रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उसका वर्क, और वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई ये एक लाइन में सॉल्व हो गया। कैसे? कि m1f और m1f अपॉन m1 प्लस m2 एक कॉमन आ जाएगा। x1 प्लस x2 किसके इक्वल है? x1 प्लस x2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू x0। दिख रहा है क्या यहां से? ये x1 चला, वो x2 चला, तो x1 और x2 मिला के ही तो x0 है। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है क्या? कि आपको यहां से दिख रहा है कि दिस फोर्स, ये तो कॉमन आ गया आपका, अंदर क्या बचा? x1 प्लस x2, और इस तरफ आपका आ गया हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। एक से एक उड़ा डाल और देखो आपका बढ़िया सा आंसर। ओहो, एक गड़बड़ हो गई फिर हमारी, रूट नहीं आएगा ना, सॉरी, मैंने देखा वो रूट था, रूट से रूट कट चुका था भाई वो ना। एक्चुअली आंसर ये आएगा, एक से कट चुका था वो, स्क्वायर नहीं है ना, तो आंसर ये आएगा। इसी देगा तो जो पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी एक कैसी कैलकुलेशन, तो ऐसी मिस्टेक से अवॉइड करना है, ऐसी मिस्टेक। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? आंसर आ रहा है 2mf अपॉन m1 प्लस m2 और एक के। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं एक बार। तो 2m1f अपॉन के m1 प्लस m2, 2m1f अपॉन के m1 प्लस m2। देखो यहां ये एक लाइन में निपट चुका है और यहां आपको कितना टाइम लगा था। कई बार चीजें इसलिए बड़ी आसान हो जाती हैं। खैर मैंने आगे भी बहुत क्वेश्चंस लिए थे आज के लिए, लेकिन इतना ही। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो है आपका होता है समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बाकी की कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की, और कुछ और इक्के दुक्के अच्छे सवाल लेके चलेंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन पे ही, जो हमने आज करने वाले थे, लेकिन आज मैं करवा नहीं रहा क्योंकि यार ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है। तो बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, और खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है।